हेलो बच्चों, हम लोग आज एक टॉपिक रिवाइज करने जा रहे हैं, यूनिट डायमेंशन एंड एरर। तो यूनिट डायमेंशन एंड एरर में सबसे पहले जो चीज़ डिफाइन करेंगे वो है क्वांटिटी। वैसे क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी और एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ जिसे हम फिज़िक्स में यूज़ करेंगे। फिजिक्स जितना भी अपन पढ़ने वाले हैं उसमें जो मास है, लेंथ है, टाइम है, फोर्स है, एनर्जी है, ये सारी की सारी क्वांटिटीज़ जो है फिजिक्स में इस्तेमाल होंगी, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो जो फिजिक्स में इस्तेमाल होने वाली हैं, फिजिक्स में डिफाइन होंगी, वो सारी फिजिकल क्वांटिटीज। आसान भाषा में कहूँ तो क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल। The quantities which are measurable are called physical quantities. तो एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो, मास एक फिजिकल क्वांटिटी, आप मास मेजर कर सकते हो। टाइम एक फिजिकल क्वांटिटी है, आप टाइम मेजर कर सकते हो। कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो आप उसकी स्पीड मेजर कर सकते हो। स्पीडोमीटर होता है बाइक्स में, फोर व्हील्स में, तो वो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है। ऐसा कई सारी फिजिकल क्वांटिटी है। आगे बात करें कि भाई तो सर अगर फिजिकल क्वांटिटीज़ है तो क्या कुछ नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ भी होती है? हाँ, होती हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिससे अपन मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि इमोशंस हैं। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं तो कितने खुश हैं उसको मेजर नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि हाँ भाई, कोई इवेंट 1 को लेकर के आप ज़्यादा खुश हो, इवेंट 2 को लेकर के कम खुश हो, ये हो सकता है। लेकिन आप उसकी यूनिट क्या लगाओगे पीछे, कैसे है, कितना है, कैसे मेजर कर पाओगे? तो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है। जनरली हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को नहीं पढ़ेंगे फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी पढ़ेंगे। तो फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स की होती हैं? तो भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ दो तरीक़ों से डिपेंड करेगी, दो फैक्टर पे डिपेंड करती हैं। एक फैक्टर है डायरेक्शन। फिजिकल क्वांटिटी डायरेक्शन के हिसाब से डिपेंड करती है। जैसे कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होता है जिन्हें समझाने के लिए मुझे डायरेक्शन देना पड़ता है, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ में नहीं भी देना पड़ता। तो एक डायरेक्शन के हिसाब से अगर अपन जाएं तो एक फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड से काम चल जाए, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, इस फिजिकल क्वांटिटी को हम कहेंगे स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में आप एग्जांपल अगर आप लेते हो तो मास को अगर हमें डिफाइन करना है तो फॉर एग्जांपल मान लो मेरा मास 70 kg है, तो मुझे मेरा मास डिफाइन करने के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई मेरा मास 70 kg नॉर्थ में है या ईस्ट में है या साउथ में है, उसकी ज़रूरत नहीं है। और एक स्केलर क्वांटिटी की बात करूँ तो वो है टाइम। टाइम डिफाइन करने के लिए मुझे फिर से किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। टाइम डिफाइन हो जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इवेंट होने में 1 आवर बाकी है, 2 आवर बाकी है, तो उसका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है कि 1 आवर किस डायरेक्शन में बाकी है, तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसे कई सारे हैं, आप सोचो थोड़ा। दूसरा जो क्वांटिटी है जिसे डिफाइन अगर अपन करते हैं तो उसमें हमें डायरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस प्रकार के क्वांटिटी को हम वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि मुझे यहाँ से लेकर रेलवे स्टेशन जाना है, तो यहाँ से रेलवे स्टेशन जाएंगे तो फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर दूर है, तो कोई भी डायरेक्शन में अपन 10 किलोमीटर चले जाएंगे तो रेलवे स्टेशन नहीं आ जाएगा। उसका फिक्स डायरेक्शन है कि आप 10 किलोमीटर ऐसे ऐसे ही आपको जाना है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई रेलवे स्टेशन आ गया। ये जो क्वांटिटी है, इसमें एक क्वांटिटी आती है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब वही जो मैंने आपको बताया, ये डिस्टेंस चलना है और फिक्स डायरेक्शन में चलना है, तो डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स, दूसरी क्वांटिटी अपन फोर्स ले लेते हैं। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है
जिसे अगर आपने फॉर एग्जांपल किसी ऑब्जेक्ट पे आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो किस डायरेक्शन में लगाया, तो वो उसी डायरेक्शन में फिर मूव करेगा, तो ये फोर्स हो गया वेक्टर क्वांटिटी। हालांकि वेक्टर और स्केलर के बारे में पूरा एक टॉपिक अलग है, वेक्टर टॉपिक ही है, उसमें वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ सीखेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सब सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी और किस पे डिपेंड करता है। तो फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडेंसी पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं कुछ, फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें डिफाइन करने के लिए हमें किसी दूसरे क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे कि मैं कहूँ कि मुझे समय टाइम डिफाइन करना है, तो टाइम डिफाइन करने के लिए मुझे कोई दूसरी क्वांटिटी जैसे कि मास की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे समय समझाना है तो मुझे मास की रिक्वायरमेंट नहीं है। मुझे लेंथ समझाना है तो समय की रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई लेंथ कितना है, लेंथ फॉर एग्जांपल 10 मीटर है, तो अब समय की क्या ज़रूरत है लेंथ समझाने के लिए, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में आता है। तो सर कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, तो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ डिफाइन करी गई हैं। उसके बाद आता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बाय डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जिन्हें डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए या डिराइव करने के लिए हमें फंडामेंटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ बनी किससे होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से बनी होती हैं। तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटीज़ का बाइफर्केशन। इसमें हम जो डायरेक्शन वाला पार्ट है वो अभी नहीं देख रहे हैं। ये जो आपका डायरेक्शन वाला पार्ट है ये अभी अपन नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ये चला जाएगा एक अलग टॉपिक में, वेक्टर में। हम अभी देखेंगे डिपेंडेंसी कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, कितनी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं। तो ये तो बात करते हैं भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की या फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो पहले समय में, काफ़ी पहले की बात करूँ मैं, तो फिजिकल क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है और पीछे यूनिट की ज़रूरत है। कोई एक क्वांटिटी की बात करता हूँ, वैसे मैं बात करूँ तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो क्वांटिटी अगर मास की बात करूँ तो मास पहले किस किस प्रकार से मेजर होता था, तो पहले बात करूँ यूनिट्स की कि भाई सिस्टम ऑफ यूनिट की मतलब कि भाई आप अगर कोई भी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो तो अपना एरिया के हिसाब से सबका अलग अलग मेजर करने का तरीका था कि भाई इतने पोर्शन ऑफ मास को हम एक यूनिट बोलेंगे या इतने पोर्शन ऑफ मास को हम रेफरेंस ले लेते हैं जिससे हम बाकी चीज़ों को डिफाइन करेंगे। अलग अलग रीजन में पहले के समय में अलग अलग प्रकार की यूनिट्स डिफाइन करी गई थी। जैसे कि उसमें सबसे पहला जो आता है, सबसे पहले वो आता है FPS सिस्टम, FPS सिस्टम ऑफ यूनिट। FPS सिस्टम ऑफ यूनिट जो है इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। ब्रिटिश सिस्टम है, ब्रिटिश सिस्टम हो गया। इसमें F क्या बताता है, इसमें F बताता है फुट, P बताता है पाउंड और S बताता है सेकंड। मतलब फुट मतलब लेंथ किस में मापेंगे तो फुट में, मास किस में मेजर करेंगे तो पाउंड में, सेकंड किस में मेजर करेंगे, टाइम किस में मेजर करेंगे तो सेकंड में। तो अब ये हो गई बात। इसमें देखो मास डिफाइन हुआ, लेंथ डिफाइन हुआ और टाइम डिफाइन हुआ। कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट को डिफाइन करने के लिए ये 3 फंडामेंटल चीज़ें डिफाइन पहले होनी चाहिए कि मास डिफाइन करो आप, लेंथ डिफाइन करो आप, टाइम डिफाइन करो आप, तो इससे बाकी सारी चीज़ें डिफाइन होने लग जाती हैं मेजॉरिटी। पाउंड, भाई 1 पाउंड कितना होता है, 1 फुट कितना होता है, 1 सेकंड अपन जानते हैं 1 सेकंड कितना होता है। तो फुट और पाउंड के बारे में आगे पढ़ेंगे थोड़ा कि रिलेशन क्या है। 1 पाउंड कितना किलोग्राम होता है, 1 फुट कितना मीटर या कितना सेंटीमीटर होता है, कितना इंच होता है, ये सब पढ़ेंगे आगे। जनरली हम लोग जिससे
हैबिचुएटेड हैं, जो पढ़ते हैं, वो मास को अपन 1 kg में पढ़ते हैं। जनरली हम kg देखते हैं, तो हमें आइडिया है कि 1 किलोग्राम कितना होता है। लेंथ हम लोग जनरली मीटर में मापते हैं। टाइम सेकंड, वैसे तो स्टैंडर्ड सेकंड है, पर टाइम आर में या मिनट में मापते हैं। तो हमारे लिए जो डेली प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ हो रहा है वो मास किलोग्राम में, लेंथ मीटर में और टाइम सेकंड में। तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। इसका हमें आइडिया है कि 1 सेकंड कितना होता है, तो हमें पता है 1 सेकंड का इंटरवल कितना होता है। तो आगे एक तो ये हुआ कि भाई FPS सिस्टम ऑफ यूनिट, ये लंबे समय तक इस्तेमाल हुआ था, ब्रिटिश लोगों का था। इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये सब तो ठीक है, वे पाउंड ठीक है, सेकंड ठीक है, लेकिन ये जो फुट है, फुट एक उनके समय में एक वेरिएबल हो जाया करता था कि भाई फुट, 1 फुट किसको बोलते थे, वो तो 1 फुट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लेंथ बोलते थे। जो लेंथ जो होता था वो क्वीन जो वहाँ की होती थी, क्वीन एलिजाबेथ, उनके फुट का मेजरमेंट होता था 1 फुट। बाद में अगर क्वीन बदली तो 1 फुट में कितने इंचेस या कितने सेंटीमीटर होते हैं वो भी बदल जाता था। तो एक वेरिएबल सिस्टम था। आज ये फुट का लेंथ है, कल वो फुट का लेंथ है, प्रॉब्लम आता था। इसके लिए इसको उतना यूज़ नहीं किया गया। इससे एक दूसरा सिस्टम लाया गया, दूसरा सिस्टम का नाम रखा गया CGS सिस्टम ऑफ यूनिट। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट फ्रांस लाया, फ्रांस कंट्री, फ्रांस में बना हुआ सिस्टम है ये। फ्रांस लाया इस सिस्टम को। और CGS सिस्टम ऑफ यूनिट जो है उसमें अपन थोड़ा देखते हैं कि C क्या है। C मतलब सेंटीमीटर है, लेंथ माप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, लेंथ मेजर हो रहा है सेंटीमीटर में। G मतलब ग्राम, मतलब मास मेजर हो रहा है ग्राम में। और S मतलब सेकेंड, मतलब टाइम का मेजरमेंट तो वही रखा है। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम है ये। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम हुई, कुछ समय तक चला कि ग्राम में अगर अपन मेजर कर रहे हैं, तो मैं अपना मास अगर ग्राम में मेजर करता हूँ, मैं 70 kg का हूँ, ग्राम में कितना ज़्यादा हो जाएगा। ट्रक का मेजर आपको ग्राम में बताना, हम जानते हैं 1 ग्राम कितना कम हमारे लिए। हम बात करें, हम 1 ग्राम बहुत आसानी से उठा लेते हैं, पता भी नहीं चलता है कि अपन 1 ग्राम उठा रखा है कि नहीं उठा रखा। तो 1 ग्राम एक बहुत ही छोटा यूनिट है मास का हमारे लिए। तो हम किसी भी चीज़ को डिफाइन ग्राम में करें तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में 2 चीज़ होता है कि भाई अपन ने फॉर एग्जांपल 3 kg हमने लिखा, तो हमें पता है 3 kg कितना है, उठ जाता है हमसे। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में एक होता है, ये होता है उसका मैग्नीट्यूड, और ये होता है उसका यूनिट, कि आप उसको मेजर किस में कर रहे हो। मैग्नीट्यूड को जनरली n बोल देते हैं और यूनिट को u बोल देते हैं। अब यही अगर मैं इसको इक्विवेलेंसी करूं, हम जानते हैं 3 किलोग्राम मतलब 3000 ग्राम। अब ये CGS सिस्टम में गया, ये SI सिस्टम है, ये SI सिस्टम है, लेकिन अभी इसको SI नहीं बोलता, SI पढ़ाता हूँ मैं आगे आपको, लेकिन हाँ ये SI सिस्टम है। अब 3000 ग्राम अपन लिखते हैं, वो 3000 ग्राम लिख दिया, ठीक है। अब ये जो है ये उस सिस्टम का मैग्नीट्यूड है। तो मैं इस सिस्टम को N1 बोल देता हूँ, इस सिस्टम को यूनिट को U1 बोल देता हूँ, इस सिस्टम के मैग्नीट्यूड को N2 बोल देता हूँ, और इस सिस्टम के यूनिट को U2 बोल देता हूँ। मतलब हर एक सिस्टम में एक मैग्नीट्यूड होता है और पीछे उसकी यूनिट होती है। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो ये किलोग्राम में और ग्राम में ज़्यादा मजबूत यूनिट जो है वो किलोग्राम है। तो अगर यूनिट बहुत स्ट्रांग है तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा, ये मैग्नीट्यूड ये कम होगा। और अगर यूनिट कमज़ोर है, वीक यूनिट है, ग्राम इज ए वीक यूनिट, हम जानते हैं 1 ग्राम कितना होता है, तो सेम 3 किलोग्राम के लिए आपका मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे, ये मैग्नीट्यूड जो होगा वो ज़्यादा लेना पड़ेगा। एक एग्जांपल और बताता हूँ मैं, जैसे कि $1 में एज्यूम करते हैं, एक्चुअल प्राइस तो फ्लक्चुएट होते रहता है, एज्यूम करते हैं कि $1 में 85 रुपीज़ है। तो अगर $1 में 85 रुपीज़ है, ऐसा एज्यूम मैं करता हूँ, तो बात ये हो गई कि भाई डॉलर को देखो आप और रुपीज़ को देखो, दोनों में से कौन सा यूनिट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो डॉलर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर यूनिट है, रुपीज़ वीकर यूनिट है। इसीलिए तो
इसीलिए तो इसके आगे जो मैग्नीट्यूड है n1 इस सिस्टम का वो कम है, क्योंकि ये u1 यूनिट मजबूत है, और ये जो u2 यूनिट है, रुपीज़, रुपए, ये वीक यूनिट है। वीक यूनिट है तो इसके आगे का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है। तो मैग्नीट्यूड और यूनिट मिलकर के एक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, और कोई भी सिस्टम में यूनिट जितना मजबूत होगा उसके आगे मैग्नीट्यूड उतना ही कम होगा, और कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट में पीछे यूनिट अगर वीक हुआ तो मैग्नीट्यूड को बहुत बड़ा होना पड़ेगा, तभी दोनों की इक्विवेलेंसी आएगी। जैसे हम अभी बात करें तो डॉलर वाले में देख सकते हैं। तो सीजीएस सिस्टम का यूनिट ही छोटा है। आप देखो ना, मास मेजर कर रहे हो ग्राम में, लेंथ मेजर कर रहे हो सेंटीमीटर में, टाइम मेजर कर, चलो टाइम तो ठीक है, लेकिन मास और लेंथ को देखो बहुत छोटा है। 1 सेंटीमीटर देखो कितना होता है, ग्राम कितना ही होता है मास में। तो छोटा सिस्टम ऑफ यूनिट था, तो आगे मैग्नीट्यूड काफ़ी ज़्यादा। अब मैं बोलूँ मुझे ट्रेन का मास डिफाइन करना है, तो ग्राम में कैसे डिफाइन करूँगा ट्रेन का मास, बहुत प्रॉब्लम होगी। कितना आगे मैग्नीट्यूड कितना बड़ा हो जाएगा। जनरली ट्रेन का मास टन में डिफाइन होता है, क्विंटल में डिफाइन होता है, टन में ज़्यादा डिफाइन करते हैं अपन। तो सीजीएस सिस्टम नहीं ज़्यादा चला, नहीं ज़्यादा यूज़ होने का कारण ये था कि वो स्मॉलर सिस्टम ऑफ यूनिट था। अब आगे बढ़ते हैं, बाद में फिर इसको इम्प्रूव किया गया और आया 3rd नंबर पे एमकेएस सिस्टम। अब एमकेएस सिस्टम क्या है? एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। तो एमकेएस सिस्टम डिफाइन हुआ, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। देख सकते हैं हम मास किस में मेजर कर रहे हैं, तो किलोग्राम में। लेंथ किस में मेजर कर रहे हैं, मीटर में। टाइम किस में मेजर कर रहे हैं, सेकंड में। ठीक है, ये 1 किलोग्राम कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है, 1 किलोग्राम इज गुड। अपन जानते हैं 1 किलोग्राम में हाथ में उठा सकते हैं, और वो एक ठीक यूनिट है। तो मीटर, 1 मीटर कितना होता है भाई, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर जितना बात करूँ तो 1 मीटर की लेंथ भी अपन जानते हैं कितनी है। तो ये 1 मीटर हुआ, लेंथ मीटर में मापा, मास किलोग्राम में मापा, ये ठीक सिस्टम ऑफ यूनिट था। बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं, और एफपीएस की तरह वेरिएबल सिस्टम नहीं था कि रानी बदली और लेंथ मापने का फुट बदला, महारानी का फुट बदला तो हमारा यूनिट बदला। एफपीएस की तरह प्रॉब्लमेटिक नहीं था, अच्छा यूनिट एमकेएस। काफ़ी चला, काफ़ी लंबे समय तक यूज़ हुआ। इसके बाद में साइंटिस्ट लोगों को लगा क्या सिर्फ जीवन में 3 ही चीज़ मेजर हो सकता है, मास, लेंथ और टाइम, और कुछ मेजर ही नहीं कर सकते क्या? भाई तो और भी बहुत कुछ मेजर कर सकते हैं। तो इसको रिनोवेट किया गया। इसमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं, कोई फ्लॉ नहीं था इसमें। फ्लॉ एक ही था कि भाई ये सारी सिस्टम ऑफ यूनिट को मेजर नहीं कर पा रहा है, ये अपने हिसाब से बस 3 ही चीज़ है। तो बाद में इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया। तो इम्प्रूव जब करते हैं या चेंज जब करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम। रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम में बहुत चीज़ें डिफाइन हुई, अलग अलग तरीके से डिफाइन हुई। तो रैशनलाइज्ड सिस्टम में वहाँ पे जो ग्रुप ऑफ फिजिसिस्ट थे उन्होंने बोला कि भाई हम सबसे पहले फंडामेंटल डिफाइन करते हैं, और फंडामेंटल से बाकी सारी क्वांटिटीज़ को आगे डिफाइन करेंगे। तो इन्होंने बोला कि रैशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स जैसा मैंने बताया 7 हैं। सबसे पहले मास है। वैसे इसको याद रखने का एक तरीका है कि अपन कैसे याद रखें। 7 फंडामेंटल यूनिट्स याद ऐसे रखेंगे, MLT, मास, लेंथ, टाइम। वैसे इसके लिए भी मास के लिए कैपिटल M लिख देता हूँ, लेंथ के लिए L लिख देता हूँ। यूनिट मीटर है पर लेंथ के लिए मीटर रख रहे हैं अपन।
कंफ्यूज नहीं होना है कि सर एम मतलब क्या, मीटर या मास, नहीं, एम कैपिटल एम मतलब ऑलवेज मास। तो सर मीटर के लिए यूनिट में स्मॉल एम डिफाइन किया जाएगा, कैपिटल एम इज रिजर्व्ड फॉर मास, और टाइम के लिए टी। तो एमएलटी तो ये सिस्टम था ही, यहाँ पे तो एमएलटी था ही सही, यहाँ पे एमएलटी आ गया। एमएलटी के बाद में और 4 क्वांटिटीज डिफाइन करी गई। इसको याद आप कैसे रखेंगे, एमएलटी लेट, एमएलटी और लेट। लेट तो ऐसे ही बोला मैंने, लेट मतलब कभी कभी स्कूल के लिए अपन लेट हो गए, तो लेट हो जाते हैं, अक्सर हो जाते हैं। मास, एम मतलब, एल मतलब लेंथ, टी मतलब टाइम। अब ये एल मतलब है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ब्राइटनेस ऑफ द लाइट, प्रकाश की तीव्रता। शाम के समय ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम हो जाती है, दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप चमक रहा होता है, लाइट बहुत ज़्यादा है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज़्यादा है। सबका अपना अपना यूनिट है मेजर करने का, सबकी यूनिट बताता हूँ। हालांकि कुछ यूनिट आपको पता होंगे, जैसे कि मास, मास का यूनिट किलोग्राम, लेंथ का यूनिट मीटर, स्मॉल एम, टाइम का यूनिट सेकेंड, तो ये इसका यूनिट है। बात ये हुई कि ये रैशनलाइज एम के सिस्टम को पूरे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए इसका दूसरा नाम है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, ऐसा ही यूनिट नाम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई। पीछे से पढ़िए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो पहले इंटरनेशनल पढ़ना है, फिर स्टैंडर्ड पढ़ना है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट बोलो, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलो, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिफाइन होता है कैंडेला में, सी डी कैंडेला, ये ज़्यादा नहीं आएगा अपने को पढ़ने में। तो एम एल टी, मास, लेंथ, टाइम, ये याद रखना है। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, ए मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, टी मतलब टेम्परेचर। भाई सोचो, टेम्परेचर इन्होंने डिफाइन नहीं किया एम के सिस्टम तक। तो टेम्परेचर होता है, मेजर करोगे, दोपहर में अलग टेम्परेचर होता है, शाम को अलग टेम्परेचर होता है। अच्छा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट या मेजर करते हैं मोल में, केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे मोल। टेम्परेचर को डिफाइन करेंगे तो उसका यूनिट होगा केल्विन। जनरली अपन इंडिया में टेम्परेचर को बोलना होता है तो हम डिग्री सेल्सियस में बोलते हैं। जैसे अभी आप लोग घर पे हैं, हीट वेव के कारण गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि भाई अभी स्कूलें नहीं चलेंगी, तो टेम्परेचर क्या चल रहा है, तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, 42 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, कभी कभी 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। डिग्री सेल्सियस में हम इंडिया में मेजर करते हैं, बट ये स्टैंडर्ड नहीं है, ये तो प्रैक्टिकली यूज़ हो रहा है। तो स्टैंडर्ड क्या है, केल्विन स्टैंडर्ड है। आप किसी लैब में किसी पढ़ते समय यूज़ करेंगे तो आपको केल्विन यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद में ई, ई इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटी जो है वो 12th में आएगा, इसको मेजर करते हैं एम्पियर में। तो इसे फंडामेंटल यूनिट्स हुआ, शॉर्ट में बताया मैं आपको, बात करते हैं अभी आगे। और इसके बाद में दूसरा फंडामेंटल यूनिट के बाद जो डिपेंड है, जो डिफाइन होता है, वो होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज़ या डिराइव्ड यूनिट्स। ऐसे यूनिट्स जिन्हें डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल का सहारा चाहिए, फंडामेंटल यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आप हैं, आपका डेफिनेशन कुछ नहीं है, आपको अगर डिफाइन करना हो तो आपके पेरेंट का नाम लेना, आपके पापा का नाम लेना पड़ेगा या मम्मी का नाम लेना पड़ेगा, वो ज़्यादा फंडामेंटल है आपसे। इसलिए आपके पीछे, नाम के पीछे देखिए, मम्मी का या पापा का नाम होगा। तो पेरेंट्स आर मोर फंडामेंटल देन अस। मैं जाता था बचपन में, जब छोटा था तो गांव जाते थे हम, तो मैं गांव में खेल रहा हूँ, घर पहुँच गए, वहाँ पे लोग, बड़े बड़े लोग बैठे रहते थे, दादा लोग, इधर इधर लड़के इधर बोलते थे मुझे, इधर इधर इधर, क्या नाम है, नाम बताया, पहचाना ही नहीं कोई। पापा का नाम बोलो, पापा का नाम बताया, तो ठीक है,
पापा के नाम से डिफिनेशन चल रहा है, मतलब मेरी कोई खास आइडेंटिटी नहीं है, उनसे डिफाइन हो रहा हूँ मैं। अच्छा ठीक है, ठीक, तो वो समझते थे। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी को समझाने के लिए फंडामेंटल चाहिए, फंडामेंटल से ही बना है, ठीक है। तो ये इतने सारी क्वांटिटीज़ हुई। फंडामेंटल सर क्या क्या हैं? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐसी डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जो फंडामेंटल से बनी है। चलिए, तो बहुत सारी हैं। डिराइव्ड क्वांटिटी में बात करूं तो एग्जांपल की बात करूं तो फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक तरीके से देखा जाए तो, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी है dp बाई dt। तो वहाँ मोमेंटम है, टाइम है, तो टाइम तो फंडामेंटल है, मोमेंटम भी मास इनटू वेलोसिटी है, तो मास एक फंडामेंटल है। तो मतलब डिराइव्ड क्वांटिटीज़ को डिफाइन करने के लिए फंडामेंटल चाहिए। तो फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी जिसे डिफाइन करने के लिए हो सकता है कि मुझे मास की ज़रूरत पड़े, लेंथ की ज़रूरत पड़े और टाइम की ज़रूरत पड़े। ये नीचे के चार के शायद ज़रूरत ना भी पड़े, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डिराइव्ड क्वांटिटीज़ जो हम डिफाइन कर रहे हैं उसमें सारी ही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और सर और कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के अलावा डिराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं? तो दूसरा है एनर्जी। वैसे बहुत आप बोलोगे, इसके अलावा जितनी रह गई फंडामेंटल के अलावा सब डिराइव्ड में चली जाएंगे। एक और क्वांटिटी होता है या सब एक और यूनिट होता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स मैं आपने बताता हूँ, बाकी जो भी बच गई फंडामेंटल के अलावा सारे के सारी आप डिराइव्ड में डालें। और एक लिख देता हूँ, प्रेशर लिख देता हूँ। प्रेशर है, मोमेंटम है, पावर है, ये सब एक्सेट्रा लिख देता हूँ। सब नहीं लिखता, इतना लिखते हैं। तो ये डिराइव्ड यूनिट्स हो गई। इन सब जितने भी यूनिट, जैसे कि फोर्स है, फोर्स को यूनिट किस में मेजर करेंगे? तो न्यूटन में मेजर करते हैं। एनर्जी जूल में मेजर होता है। प्रेशर पास्कल में मेजर होता है। तो क्या उसका यूनिट होगा, कैसे डिफाइन होगा, वो भी अभी देखते हैं। तो ये हो गया रैशनलाइज्ड एसआई सिस्टम। अब एसआई सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो ये देखिए, एसआई बेस यूनिट, एसआई बेस क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। तो इसमें सबसे पहले आ रहा है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। इसी की बात कर रहा था मैं। कैसे डिफाइन होता है? तो लेंथ जो है उसका नेम कह लो या यूनिट कह लो, उसका यूनिट मीटर होगा, सिंबल स्मॉल m होगा, और मीटर डेफिनेशन लिखा हुआ है वहाँ पे। डेफिनेशन लिखा है कि द मीटर इज द लेंथ ऑफ अ पाथ ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड। मतलब एक सेकेंड में लाइट, एक सेकेंड का इतना हिस्सा ले लो आप, 299792458, उतने पार्ट में लाइट जितना चलता है वो 1 मीटर है। बहुत ज़्यादा इसमें ये नहीं सोचना है कि सर ये तो बहुत, डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया वो ठीक है, अपने को मेन ज़रूरत जो है वो यूनिट और सिंबल से है। तो ये हो गई बात। तो डेफिनेशन तो वैसे तो क्या डेफिनेशन करें अपन, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। मास से डिफाइन किया इन लोगों ने। जब भी डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया? तो किलोग्राम इज इक्वल टू मास ऑफ इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम इज a platinum iridium alloy cylinder kept in International Bureau of Weight and Measures at Sèvres near Paris। मतलब पेरिस। अब एक और बात बताऊं कि ये जो इंटरनेशनल सिस्टम जो डेफिनेशन जब चल रहा था, तो ये भी चला फ्रांस में ही है। मैंने बताया ना, CGS फ्रांस का था, ये भी फ्रांस का है, ये भी फ्रांस का है। फ्रांस में मीटिंग हुई थी CGPM की, वेट एंड मेजर्स की मीटिंग थी, उसमें डिफाइन हुआ था फ्रांस वॉज द लोकेशन। ठीक है, तो आगे बात करते हैं भाई इस पे अब। तो 1 किलोग्राम मतलब क्या? 1 किलोग्राम मतलब एक प्रोटोटाइप रखा हुआ है, प्लैटिनम इरिडियम एलॉय का बना हुआ है, ताकि ख़राब ना हो, किसी प्रकार का कोरोजन ना हो उस पर। और वो 1889 में सव्स नाम की जगह जो पेरिस के नज़दीक है वहाँ पे रख दिया गया। तो वो जो मास है उसको 1 किलोग्राम बोलेंगे हम लोग। 1 किलोग्राम वो है। उसी से फिर 2 किलोग्राम चाहिए तो आप उसी हिसाब से मेजर लगाओ, मेजर करो। ठीक है,
टाइम डिफाइन किया गया है, इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन किया गया है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर डिफाइन किया गया है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिफाइन किया गया है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी डिफाइन किया है। सब आप रीड करना, कुछ चीज़ें 12th में आएंगी, तो इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ जो 12th में समझने जैसा है, तो उसको 12th में समझेंगे, अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, तो ये हो गया भाई फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज। अब आगे चलते हैं, डायमेंशंस के ऊपर आते हैं थोड़ा। डायमेंशन एक ऐसी चीज़ है कि भाई अगर अपन कोई भी डिराइव्ड क्वांटिटी को डिफाइन कर रहे हैं तो कितनी फिजिकल क्वांटिटीज़ की रिक्वायरमेंट है, मतलब कितने डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी चाहिए तो हम उसे समझा पाएंगे, वो डायमेंशन बताता है। जैसे कि मैं बात करता हूँ एक फिजिकल क्वांटिटी एरिया की, तो अब एरिया का फॉर्मूला होता है, रेक्टेंगल में बात करूँ तो लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अब एज अ फिजिकल क्वांटिटी एरिया का एसआई यूनिट क्या होगा, तो भाई एरिया का ऐसा यूनिट होगा, फॉर्मूला देखना है इसके लिए, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ किस में मेजर हो रहा है, मीटर में, ब्रेथ किस में मेजर हो रहा है, मीटर में, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। फिर एक चीज आता है डायमेंशन, डायमेंशन मतलब कितनी फिजिकल क्वांटिटी यूज हो रही है उसे एक स्पेशल फॉर्म में डिफाइन करते हैं। डायमेंशन के अंदर आप डिफाइन करते हैं तो मास के लिए कैपिटल एम, लेंथ अगर आप डिफाइन कर रहे हैं कैपिटल एल, और अगर टाइम डिफाइन कर रहे हैं तो कैपिटल टी। मतलब MLT में सारा मामला चलेगा। जैसे मैं बात करूं एरिया का, तो एरिया में मास की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमें मास नहीं चाहिए, तो m का 0 मास नहीं चाहिए। मीटर स्क्वायर है, दिस इज मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर के लिए लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर मतलब L पावर 2, टाइम नहीं है तो T पावर 0, मतलब मास नहीं चाहिए। M पावर 0 मतलब क्या, मुझे एरिया डिफाइन करने के लिए मास की रिक्वायरमेंट नहीं है। L2 मतलब क्या कि एरिया डिफाइन करने के लिए 2 बार लेंथ की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फॉर्मूला देखो आप, लेंथ इनटू ब्रेथ, और T0 मतलब मुझे एरिया डिफाइन करने के लिए टाइम की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। ऐसी कई सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। फिर जैसे ये हो गई, अब कई सारे भाई आप भी अब करने लग जाओगे। जैसे कि सेकंड नंबर पे बात करूं वॉल्यूम, वॉल्यूम का भाई अगर रेक्टेंगल की बात करूं तो वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। अब ऐसे में इसकी SI यूनिट, जब तक आपका फॉर्मूला नहीं पता होगा कि फॉर्मूला क्या है तब तक आप यूनिट के बारे में कमेंट नहीं कर पाओगे। तो भाई ऐसा यूनिट हो गया मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्योंकि लेंथ ब्रेंथ और हाइट तीनों को आप मीटर में ही मेजर कर रहे होगे। अब हमारा सारा मेजरमेंट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की यूनिट में चलेगा, ये हो जाएगा मीटर क्यूब। तो डायमेंशन सर, डायमेंशन आप समझ ही गए। डायमेंशन में सिर्फ लेंथ है तो L3 सर, L3 मास और टाइम डिफाइन नहीं किया, ठीक है कोई बात नहीं, लिख दो। मास नहीं चाहिए तो M0, लेंथ L3 और T0। सर और भी डिफाइन करना है क्या आगे, जैसे कि फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की बात करूँ तो सिर्फ मास लेंथ टाइम नहीं होता, और भी होता है। करंट के लिए यूनिट A है तो उसका डायमेंशन भी A है। टेम्परेचर, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी में टेम्परेचर आ रहा है तो उसके लिए टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन है, तो उसके डायमेंशन में भी K का यूज़ होगा। वो आगे कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आती है तो की बात है, तो यूज़ करेंगे उसको। अभी ज़्यादातर अभी 5-10 क्वांटिटी स्टार्टिंग के MLT, डे टू डे लाइफ में हम जितना 10 तक पढ़े हैं उसमें MLT से ही काम चल जाएगा। तो वॉल्यूम हो गया। इसके बाद में होता है मास डेंसिटी। भाई अपन एक चीज़ पढ़ते हैं मास डेंसिटी।
मतलब वही डेंसिटी जिसे अपन बोलते हैं। तो डेंसिटी का क्या है ऐसा यूनिट, क्या है डायमेंशन, इसके लिए फार्मूला, बिना फार्मूला कोई रास्ता ही नहीं है। पहले फार्मूला है मास। और एक चीज़ ध्यान रखने जैसा है कि जब कभी भी आपको यहाँ पे डेंसिटी दिखता है वर्ड में, तो डेंसिटी का मतलब ही होता है, डेंसिटी का मतलब होता है डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो मास डेंसिटी का मतलब क्या हुआ फिर, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब अपन इसका ऐसा यूनिट लिख सकते हैं, तो इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मास के लिए किलोग्राम, वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, ये इसका एसआई यूनिट है। अगला इसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसके डायमेंशन के लिए करें, आप लिख लो, आप तो लिख लोगे। तो किलोग्राम के लिए मैंने बताया था आपको, ये तो देखो आप, मास इस किलोग्राम। तो किलोग्राम जब कभी भी आए तो आपको कैपिटल एम का यूज़ करना है, पावर अपने हिसाब से रखना है। जब कभी भी मीटर आए तो कैपिटल एल का इस्तेमाल करना है, और जब कभी भी सेकंड आए तो कैपिटल टी का इस्तेमाल करना है। बहुत इजी है। मास का यूनिट किलोग्राम, डायमेंशन में कैपिटल एम, लेंथ का यूनिट मीटर, डायमेंशन में कैपिटल एल, टाइम का यूनिट सेकंड, और डायमेंशन में कैपिटल टी। तो डायमेंशन की बात करूं इसकी डेंसिटी की, तो इसकी डेंसिटी का डायमेंशन हो जाएगा किलोग्राम, किलोग्राम मतलब m1, मीटर क्यूब मतलब L3। सर टाइम, तो टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है भाई डेंसिटी डिफाइन करने के लिए, बिना समय के भी आप डेंसिटी डिफाइन कर लोगे, इसलिए यहाँ पे टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये हो गया m1, और आप जानते हो नीचे वाली क्वांटिटी जो है L3, वो जब ऊपर आएगी तो उसका पावर जो है नेगेटिव में साइन चेंज होता है, -3। टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है तो T0, आप T0 नहीं भी लिखोगे फिर भी ठीक है, T0 लिखोगे फिर भी ठीक है, चलता है, कोई बात नहीं है। तो ये हो गई मास डेंसिटी। कुछ आपको डिफाइन करना है, आपको देखना है, आपको समझना है। जैसे कि स्पीड है, वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये आप देखोगे। एक्सीलरेशन जो है वो भी आप देखोगे। तो अब इतना डिटेलिंग नहीं करेंगे अपन, एक करते हैं स्पीड। स्पीड मतलब क्या, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। तो यूनिट हो गया मीटर पर सेकेंड, डायमेंशन हो गया L1 T1, इसका मतलब मास नहीं है m0, डिस्टेंस है L1, टाइम नीचे है, टाइम ऊपर आएगा तो T-1। अच्छा, ये क्या बताता है सर, डायमेंशन क्या बताता है? डायमेंशन ये बताता है कि कितने फंडामेंटल यूनिट्स से या कितने फंडामेंटल डायमेंशन से एक फिजिकल क्वांटिटी बना है। जैसे यहाँ पे अगर मुझे डिफाइन करना हो स्पीड, तो मुझे मास का डायमेंशन नहीं चाहिए, मुझे लेंथ का डायमेंशन चाहिए और टाइम का डायमेंशन चाहिए। तो सर टाइम में ऊपर -1 लिखा है, -1 मतलब नीचे होना चाहिए, टाइम का डायमेंशन नीचे होना चाहिए और लेंथ का डायमेंशन ऊपर होना चाहिए। ये स्पीड के लिए हुआ। आगे बात करते हैं एक्सीलरेशन। अब बेसिक चीज़ें स्किप करेंगे, बहुत सारी क्वांटिटीज़ हैं। तो एक्सेलरेशन फटाफट लिखते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी अपॉन टाइम। आप जिस लेवल पे बात कर रहे हो, पढ़े हो आप 9th क्लास में, उस लेवल की बात कर रहा हूँ। सर वेलोसिटी पहली बार सुना। वेलोसिटी एक स्पीड का एक वेक्टर फॉर्म है, मतलब स्पीड को डिफाइन करने के लिए सिर्फ अपने को यूनिट चाहिए। जैसे कि हमारी स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रहा है, तो ठीक है स्पीडोमीटर में 30 दिखाएगा, लेकिन जब डायरेक्शन दे देंगे हम 30 किलोमीटर नॉर्थ में जा रहे हैं, फिर वो वेलोसिटी बनता है। मतलब वेलोसिटी इज अ स्पीड विथ डायरेक्शन, कि इधर ही जाना, इधर जा रहे हैं। तो ये हो गया एक्सीलरेशन, सॉरी वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी स्पीड का सेम यूनिट होगा। बात करूं वेलोसिटी का, तो उसका मीटर पर सेकंड होगा, टाइम का सेकंड होगा। तो ये हो गया मीटर
पर सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन लिखेंगे हो जाएगा L1T2, मतलब इसको समझाने के लिए एक लेंथ का डायमेंशन चाहिए और 2 टाइम का डायमेंशन चाहिए, पर वो नीचे चाहिए। तो जब T ऊपर आ जाएगा और मास नहीं है तो M0 लिखने में ज़्यादा सही है, तो पता चले कि भाई मास का डायमेंशन नहीं है, L1 है, T-2 है। तो ये हो गया 5th फिजिकल क्वांटिटी अपन देख रहे हैं। तो अब इतना पढ़ लिया है, तो अब एक 6th नंबर पे अपन देखते हैं फोर्स आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। फोर्स का फॉर्मूला जो आप लोगों ने पढ़ा है वो पढ़ा है मास इनटू एक्सीलरेशन। फटाफट देखते हैं। तो इसका ऐसा यूनिट मास का किलोग्राम, एक्सीलरेशन का एक्सीलरेटिंग हो गया, गलत लिख दिया, एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका ऐसा यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही 1 न्यूटन बोलते हैं। मतलब ले दे करके बात करूं मैं, तो ये जो टर्म है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको मैं न्यूटन से रिप्लेस कर सकता हूं। अगर आपको जानते ही अपन कि फोर्स का यूनिट जो होता है न्यूटन होता है। अब अगर आपको लगता है मुझे पूरा लिखना है, तो पूरे में ऐसा लिखेंगे, फिर 1 न्यूटन स्मॉल में, और कैपिटल लिखना है तो सिर्फ कैपिटल N आएगा न्यूटन में, पूरा नहीं लिख सकते आप, वो रॉन्ग हो जाएगा। फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं, पूरा रॉन्ग हो जाएगा। तो ये हो गया फोर्स। डायमेंशन लिखते हैं, तो इसका डायमेंशन आप न्यूटन से नहीं लिख पाओगे। डायमेंशन लिखने के लिए आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस चीज़ की, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से डायमेंशन लिखते हैं। तो किलोग्राम का हो गया M1, मास का हो गया L1, नीचे टाइम का हो गया T2, तो डायमेंशन हो गया M1 L1 T-2। फोर्स का डायमेंशन, मतलब एक चीज़ क्लियर हो गया भाई, एक चीज़ ध्यान रख ले अपन कि किसी भी क्वांटिटी का अगर हमें SI यूनिट और डायमेंशन लिखना है तो पहले उसका फॉर्मूला तो पता हो। फॉर्मूला क्या है उसका, फॉर्मूला पता होने के बाद आप उसको इस फॉर्म में उसका SI यूनिट लिखेंगे। इसको MKS बोलते हैं जनरली, क्योंकि M मतलब मीटर, K मतलब किलोग्राम, S मतलब सेकेंड। तो MKS फॉर्म में लिखोगे। इस MKS फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में जा सकते हैं, हालांकि ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म ही एक प्रकार का। तो MK इज ऑल्सो SI यूनिट ओनली, बस उसमें 3 थे, SI में 7 हो गए फंडामेंटल। तो ये हो गया डायमेंशन फोर्स का। अब बेसिक तो हो गया है, अब थोड़ा आगे चलते हैं। 7th नंबर पे बात करते हैं मोमेंटम। मोमेंटम पढ़ा होगा आपने। मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम को P से डिफाइन करते हैं, मास को M से, वेलोसिटी को V से। तो P = mv। SI यूनिट की बात करें, फटाफट लिखो आप, हो जाएगा। SI यूनिट की बात करें तो मास के लिए भाई किलोग्राम, वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। सर इसका न्यूटन की तरह कोई दूसरा अगर हो तो शॉर्ट फॉर्म नहीं है, इसको किसी ने डिफाइन नहीं किया, इसका यही है बस। डायमेंशन हो जाएगा भाई, आप तो लिख गए, आप बताओ। किलोग्राम के लिए M1, लेंथ के लिए L1, टाइम के लिए T1। सर एक कन्फ्यूजन हो रहा है। क्या कन्फ्यूजन हो रहा है भाई? तो कन्फ्यूजन ये हो रहा है कि M मतलब तो मीटर था, अब आप kg में M लिख रहे हो। अरे बच्चे, स्मॉल m आएगा तो वो मीटर के लिए है, स्मॉल m, ये स्मॉल m आएगा तो। मैंने पहले ही बोला था आपको कि जब कभी भी किलोग्राम लिखेंगे तो कैपिटल M इज रिजर्व्ड फॉर किलोग्राम, फॉर मास। डायमेंशन में स्मॉल m के लिए कैपिटल L लिखेंगे, टाइम के लिए कैपिटल T लिखेंगे। तो
हो गया ये मोमेंटम का m1 l1 t-1। अब मैं आपको कुछ क्वांटिटीज़ देता हूँ, आपको लिखना है। मोमेंटम लिखा, 8th पे लिखते हैं प्रेशर। प्रेशर हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया। तो आप इसका एसआई यूनिट एंड डायमेंशन लिखें कि भाई इसका एसआई यूनिट क्या होगा, डायमेंशन क्या होगा। हालांकि ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है, पीछे लास्ट एनसीईआरटी क्लास 11th फर्स्ट पार्ट में एंड ऑफ द बुक, उसमें अपेंडिक्स होगा A9 ही है शायद। वो अपेंडिक्स में आप देखोगे तो आपको ढेर सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ दिखेंगे। वो फिजिकल क्वांटिटीज़ को आपको देखना है, फार्मूला लिखा होगा, फार्मूला देखना है और फिर उससे यूनिट लिखना है, डायमेंशन लिखना है। पीछे अपेंडिक्स में दिया हुआ है, बहुत कुछ दिया हुआ है उसमें, वो पूरा लिखना है, देखना है अपने को। शायद A9 होगा, उसके अलावा कोई दूसरा भी हो सकता है, A6 या कुछ दूसरा भी हो सकता है, पर A9 होगा जितना मुझे याद है। आपको पीछे दिख जाएगा, उसमें कन्वर्जन दिख जाएगा, आपको कितने यूनिट्स हैं, 94 जितने यूनिट्स हैं एनसीईआरटी में दिए हैं। सारे नहीं याद करना है, 20-25 जितने अपने काम के वही याद करना है। सारे या तो 12th में आता है आधा है, 12th वाले सारे आप नहीं याद कर पाओगे। तो प्रेशर हो गया। अब इसके अलावा जो काम के हैं, प्रेशर के अलावा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, उनमें से एक दो देख लेते हैं। जैसे कि एक है एनर्जी डेंसिटी, नया टर्म आपके लिए, एनर्जी डेंसिटी। तो जैसे हम अपन लोगों ने अभी क्या पढ़ा, मास डेंसिटी पढ़ा था। देखो आप, ये देखो आप, हमने क्या पढ़ा था, मास डेंसिटी। तो मास डेंसिटी अभी पढ़ा था, मैंने बोला था डेंसिटी मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और मास जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो मास डेंसिटी मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। वैसे ही एनर्जी डेंसिटी समझ गए होगे आप। एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी मतलब डिवाइड बाय वॉल्यूम। एनर्जी, तो यहाँ पे आप एनर्जी लिख दो। अच्छा, हालांकि अपन ने एनर्जी भी अभी तक डिफाइन नहीं किया है। चलिए आइए एनर्जी डिफाइन कर लेते हैं पहले, क्योंकि एनर्जी डिफाइन करना बाकी है, फिर ये डिफाइन करते हैं। तो ये 9th था, 10th पे आते हैं पहले, और हम एनर्जी डिफाइन करते हैं। एनर्जी रह गया डिफाइन करना। तो अच्छा, एनर्जी का पहले आपको फॉर्मूला चाहिए। जनरली एनर्जी और वर्क का सेम ही यूनिट है, सेम ही डायमेंशन है। एनर्जी, द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वर्क का है वैसे, पर चल जाएगा एनर्जी में भी। वैसे एनर्जी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, पर अभी इस लेवल पे अपन इतना ही सीखेंगे क्योंकि हमें वेक्टर नहीं आता है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट लगता है। क्रॉस मतलब हो जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आता है। तो फोर्स का जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही हो रहा है, सही है। फोर्स के लिए न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ है एक प्रकार का, डिस्प्लेसमेंट के लिए मीटर। तो अब इसका एसआई यूनिट हो गया न्यूटन मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब 1 न्यूटन मीटर को ही बोला गया 1 जूल। यही 1 जूल होता है। जूल नाम के साइंटिस्ट ने भाई बोला कि इसको मैं अपने, उसने डिफाइन किया था, हीट इंजन उसने बनाया था, एनर्जी और वर्क सब उसी का देन है। तो 1 जूल उसने बोला, 1 न्यूटन मीटर इज 1 जूल।
तो आप इसका यूनिट एमकेएस फॉर्म में नहीं लिख पाओगे। अब एमकेएस फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता होना चाहिए कि न्यूटन का क्या था एमकेएस फॉर्म। तो न्यूटन का था मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए सीधा लिख दो किलोग्राम, एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप बात करोगे ऐसा यूनिट इन एमकेएस फॉर्म में, तो न्यूटन की जगह पे लिख दो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने लिखा न्यूटन के लिए। फिर मीटर की बात करोगे तो भाई मीटर के लिए भी आएगा। मीटर के लिए यहाँ पे आप लिख दो मीटर मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये ऐसा यूनिट हुआ। क्यों? ये इसलिए मैंने ऐसा लिखा। अब यही है कि भाई 1 न्यूटन मीटर ही 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो भाई यही बात है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर कह लो आप, 1 न्यूटन मीटर कह लो आप, 1 जूल कह लो, ये सब एनर्जी के लिए है। डायमेंशन की बात करें तो ये याद रखना है कि एनर्जी और फोर्स दो चीज़ याद होना चाहिए कि इसका डायमेंशन। तो डायमेंशन की बात करोगे तो डायमेंशन आप हमेशा इससे लिखना काफ़ी आसान होगा। किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर से, तो किलोग्राम के लिए m1, मीटर स्क्वायर के लिए L2, नीचे सेकंड स्क्वायर के लिए T2, तो ये हो गया m1 L2 T-2। अब ये याद रखें आप कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी इज m1 L2 T-2। फोर्स का भी याद रखो कि फोर्स का डायमेंशन है m1 L1 T-2। दोनों में बस खाली यही है कि भाई इसमें L1 है या L2 है। इसका भी डायमेंशन याद रखो भाई, m1 L1 T-2 याद रखना है। याद रखने से थोड़ा कम समय लगेगा आपको कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो भाई एनर्जी हो गया। तो अब आते हैं ऊपर एनर्जी डेंसिटी पे। तो एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। तो अगर अपन इसके एसआई यूनिट की बात करें तो एनर्जी की एसआई यूनिट अभी अपन ने देखी, जूल अपॉन वॉल्यूम मीटर क्यूब। करेक्ट, नो प्रॉब्लम, जूल पर मीटर क्यूब से कोई दिक्कत ही नहीं है। पर क्या आप इससे डायमेंशन लिख लोगे एनर्जी डेंसिटी का? तो इसे डायमेंशन आप नहीं लिख पाओगे। कैसे लिखोगे डायमेंशन आप इससे? नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है, आपको याद रखना है। फिर तो एक काम करो, जूल को कन्वर्ट कर दो। तो भाई जूल के लिए अपन ने लिखा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, जूल का डिवाइडेड बाय मीटर क्यूब, तो ये हो गया किलोग्राम। अभी सही तरीके से लिखें तो मीटर क्यूब जो है वो और ऊपर मीटर स्क्वायर है, तो ऊपर बन जाएगा मीटर पावर -1 और सेकंड -2, तो किलोग्राम नीचे रह जाएगा 1 मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन की बात करोगे तो m1 L1 T2। तो एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन ये हुआ m1 L-1 T-2। तो डायमेंशन है एनर्जी डेंसिटी का। कभी कभी काम लगेगा आपको, ये अच्छे प्रॉब्लम्स में एनर्जी डेंसिटी का यूज़ होगा, इसलिए मैंने लिखवाया। एक टर्म और होता है ग्रेडियंट। डेंसिटी मतलब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। किस नंबर पे था वो? 10th। एक टर्म और होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है डिवाइड बाय लेंथ। जैसे कि एक होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब ऊपर वेलोसिटी, नीचे लेंथ या डिस्टेंस। यह ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लेंथ। इसका साइंटिफिक फॉर्म अलग है लिखने का, अभी इतना ही देखते हैं, इस तरीके से समझते आएगा। अभी वेलोसिटी ग्रेडियंट वैसे
आगे पढ़ोगे चैप्टर्स तो उसमें आएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट आएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट आएगा, प्रेशर ग्रेडियंट आएगा, एनर्जी ग्रेडियंट आएगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट देखते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, आप हमें सिर्फ इंटरेस्ट उसका SI यूनिट लिखने में है और डायमेंशन जानने में है, क्योंकि SI यूनिट और डायमेंशन के अलावा उससे ज़्यादा हम ग्रेडियंट में और क्या पढ़ सकते हैं अभी इस लेवल पे। तो SI यूनिट लिख लिया, डायमेंशन लिख लिया, ठीक है। उसके लिए आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। जितने मैं लिखा रहा हूँ आपको उतने याद रख लेना है। SI यूनिट की बात करता हूँ मैं, तो SI यूनिट हो गया इसका भाई वेलोसिटी का, देखो सीधा सीधा लिखता हूँ फटाफट, मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इज मीटर। तो भाई ये हो गया मीटर अपॉन मीटर इंटू सेकेंड, कट गया मीटर मीटर, 1/सेकेंड, या तो सेकेंड इनवर्स जो वेलोसिटी ग्रेडियंट। डायमेंशन कुछ है ही नहीं, m0 l0 सेकेंड -1 मतलब t-1, t हो गया ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हुआ ये। आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट से आगे चलें तो और जो इम्पोर्टेंट है, जैसे मैंने प्रेशर नहीं लिखवाया, आपको लिखवाया शायद प्रेशर हाँ लिखवाया, प्रेशर आपको करने को दिया गया, आप घर पे उसका यूनिट एंड डायमेंशन लिखें। प्रेशर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनका यूनिट भी नहीं होता, डायमेंशन भी नहीं होता, उनकी बात करें तो एक टर्म आएगा स्ट्रेन। अब स्ट्रेन क्या चीज़ है? स्ट्रेन का मतलब, जैसे मान लो आपके पास में एक रबर बैंड है, मानता हूँ रबर बैंड है आपके पास, ये रबर बैंड है अपने पास, ये इसका नॉर्मल लेंथ है L0। इलास्टिक रबर बैंड, फिर मैंने इसका लेंथ बढ़ा दिया, खींचा, फोर्स लगाया और मैंने इसका लेंथ बढ़ा दिया। इसका लेंथ अगर बढ़ गया मेरे फोर्स लगाने से, तो अब पतला हो जाएगा वो ठीक है, उसकी वो नहीं डिस्कस कर रहा मैं ये कह रहा हूँ कि इसका लेंथ बढ़ गया, तो इसकी लेंथ बढ़ गई, ज़्यादा हो गई, मतलब इसके लेंथ को बोलता हूँ मैं कि इसकी लेंथ बढ़ गई डेल्टा L जितनी। डेल्टा L मतलब चेंज, कितना बढ़ा है चेंज। तो ये चेंज जो हुआ, तो स्ट्रेन का मतलब हो जाएगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ इज डेल्टा L, ओरिजिनल लेंथ इज L0। अब आप इसका देखो, लिख के देखो। अब चेंज इन लेंथ भी क्या लिखो, कितना चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये इसका L0 है 10 सेंटीमीटर और मैं कह रहा हूँ चेंज इन लेंथ है 2 सेंटीमीटर, तो चेंज इन लेंथ कितना लेंथ बढ़ा, ये भी तो आप लेंथ में ही मापोगे, सेंटीमीटर में मापोगे। तो अगर आप इसके SI यूनिट की बात करो तो वो डेल्टा L अपॉन L हो रहा है, मतलब ये सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर ही हो रहा है, तो ये तो यूनिटलेस हुआ, यूनिट ही नहीं है। अब बताओ जब यूनिट नहीं है तो क्या ही डायमेंशन लिखोगे? डायमेंशन भी नहीं है भाई इसके पास, फिर m0 l0 t0। तो बच्चों ये यूनिटलेस के साथ में डायमेंशनलेस भी है। तो ये कुछ स्पेसिफिक प्रकार के क्वांटिटीज़ पढ़े, अभी और भी बहुत सारे, मतलब ये ऐसा है कि यूनिट है कि ये यूनिटलेस भी है डायमेंशनलेस भी, ऐसा होता है। बहुत
ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके साथ ऐसा होगा, वो यूनिट लेस भी होंगे, डायमेंशन लेस भी होंगी। अभी और भी बहुत सारे यूनिट्स क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिसका यूनिट डायमेंशन लिखना बाकी है। मैंने आपको बताया, आप बैक साइड ऑफ एनसीईआरटी जाइए, देखिए वहाँ पे बहुत सारी क्वांटिटीज़ लिखी होंगी, उसमें जाकर के आपको रेफ़र करना है कितनी सारी, वहाँ फार्मूला लिखा होगा, डायमेंशन लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा। बहुत सारी अभी पेंडिंग भी हैं, बाकी भी हैं। कुछ कांस्टेंट की भी यूनिट होती है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है एक नया चीज़ है, स्टीफन्स कांस्टेंट होता है, उसकी यूनिट होती है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इन सब का यूनिट और डायमेंशन अपन लिखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज ये जो अपन ने पढ़ा है, स्टार्टिंग जहाँ से किया, वो आपको याद रखना है। तो भाई अपन ने स्टार्ट किया, फिज़िकल क्वांटिटी हो गया, हमने फिर टाइप्स देखे, उसके सिस्टम ऑफ यूनिट देखा, एमकेएस सिस्टम देखा, रैशनलाइज सिस्टम देखा, डेफिनेशन देखा, कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज़ के यूनिट डायमेंशन लिखे जो अपन जानते थे, फोर्स है, मोमेंटम है, प्रेशर को लिखने दिया मैंने आपको, एनसीईआरटी में देखना कितने सारे हैं अभी। और एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी क्या डिफाइन करता है वो दिखा, एनर्जी का लिखा हमने, ग्रेडियंट समझा, स्ट्रेन समझा। अब आगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि भाई और किस प्रकार से कांस्टेंट की क्या डायमेंशन यूनिट्स होते हैं, वो सारे देखते हैं। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।